Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, जो आज हम शुरू कर रहे हैं या कंटिन्यू कर रहे हैं सो कॉल्ड हमारे 11th की सोशियोलॉजी, ठीक है। तो हमने देखा था कि सोशियोलॉजी कैसे एक साइंस का सब्जेक्ट है, ठीक है। आज जो हम देखेंगे कि सोशियोलॉजी आया कैसे पूरे मार्केट में, ठीक है, ये टर्म पूरा आया कैसे। सो to understand the emergence of sociology, we must understand the relationship between society and ideas. ठीक है, there is always a link between social condition of a period and ideas which arise and are dominant in that period. जैसे कि समझिए, अगर गवर्नमेंट बहुत ऑपरेसिव है, ऑपरेसिव मतलब लोगों को दबाती है, तो लोग उस टाइम पे कुछ ना कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, आइडिया आएंगे। जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वहाँ पे जो किंग था उनका लुइस किंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वहाँ पे क्या लोग उससे त्राह त्राह हो गए थे, पूरा का पूरा परेशान हो चुके थे, क्योंकि राजा हद से ज़्यादा वॉर करता था और उनका पैसे का नुकसान होता था। तो इसका सोल्यूशन लोगों ने क्या निकाला कि अब हम राजा को फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन ये लड़ाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन जाते जाते इतनी फेमस हो गई आगे कि इसके थ्रू इक्वालिटी, लिबर्टी और इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट उभर के आए, जिसने आगे चल के पूरे वर्ल्ड को एक नया डायरेक्शन दिया कि आपको अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फॉलो करना है। तो देखिए, सोसाइटी की कंडीशन कैसी थी, ऑपरेसिव थी। लोगों ने क्या रिवॉल्यूशन किया, लेकिन थॉट और आइडियाज कौन कौन से है, इक्वालिटी की, हमें बराबरी होनी चाहिए क्योंकि राजा ऊपर है और हम लोग नीचे हैं, ये सब भेदभाव चालू थे, इनइक्वालिटी चालू थी। तो इसके लिए ये सब थॉट जो है, और वो आइडिया से हमने देखे कि सोसाइटी कैसे सेटअप होती है, और वहाँ से उदय होना शुरू हो जाएगा सोशियोलॉजी का। द रूट्स ऑफ आइडियाज, कोई भी थॉट हो, आइडियाज हो, डेवलप बाय अर्ली सोशियोलॉजिस्ट लाइज इन दी सोशल कंडीशन दैट प्रिवेल्ड इन दी यूरोप। देखिए, मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोल रहा था, फ्रांस कहाँ का पार्ट है, यूरोप का ही पार्ट है। सो जो भी आइडिया जो स्टार्टिंग में सोशियोलॉजिस्ट जो डेवलप कर रहे थे, वो कहाँ से आ रहा था, जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, कहाँ से आ रहे थे, ये आ रहे थे जो सोसाइटी में कंडीशन थी ना, उसके हिसाब से लोग अपना थॉट ला रहे थे कि हमें क्या चाहिए। द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन can therefore be traced to that period of European history which saw the tremendous social, political and economic changes embodied by French Revolution। देखिए आ गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सबके बारे में आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। सिर्फ आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, सब्र रखिए, सब चीज़ आएगी आगे। यूरोप की हिस्ट्री में दो बहुत ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दो है, एक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन और एक है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने कैसे देखिए सोसाइटी में चेंजेस लाए, ठीक है। पॉलिटिकल मतलब राजा हट गया था, राजा को हटा के फिर मिलिट्री का लीडर आया था। कौन आया था, वो था नेपोलियन, द ग्रेट नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है, वो सब आए थे। वहीं पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट कराया ब्रिटेन ने, वहां से भी कुछ चेंजेस सोसाइटी में आए। तो आपको ध्यान रखना है कि कई बार देखिए सोसाइटी की कंडीशन क्या थी, थिंकर्स आए, थिंकर्स ने चेंजेस लाके सोसाइटी को चेंज किया, ये हमेशा से इसी तरह से रहेगा। तो हमको क्या पढ़ना है, ये पूरा प्रोसेस कि क्या कंडीशन थी, क्योंकि पहला पॉइंट तो यही है कि जो चेंजेस सोसाइटी की कंडीशन थी, उसके बाद थिंकर्स आए और थिंकर्स ने सोसाइटी में कुछ चेंजेस लाने चाहिए और उसका आज वर्ल्ड में क्या इंपैक्ट है। तो ये हमको पहले प्राइम फैक्टर पढ़ना है, फिर हमारा सेकेंडरी थिंकर और थर्ड चेंजेस, ये सब चीज़ हम लोग हमेशा देखेंगे। दिस पीरियड ऑफ चेंज इन यूरोपियन सोसाइटी इज नोन एज एनलाइटमेंट पीरियड। एनलाइटमेंट पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पीरियड क्या होता है, देखिए आपको वहाँ पे ये वर्ड आएंगे, रिनेसेंस एक है, रिनेसेंस का वर्ड आएगा, एनलाइटमेंट एंड रिवोल्यूशन। ये तीन वर्ड हमेशा हमेशा कुछ भी करिए गाइस, जहाँ पे भी आप भले सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं, प्लीज़ जाके गूगल करिए, या तो हम तो बता ही देंगे किसी ना किसी वीडियो में हमारे। रिनेसेंस, एनलाइटमेंट और रिवोल्यूशन का क्या रोल रहा है यूरोप की सोसाइटी में, और हमको आज इंडिया को क्या करना है कि हमको ये फॉलो करना है कि नहीं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हम जब पढ़ते हैं तो उसे हम अप्लाई करना चाहते हैं हमारी सोसाइटी में। इसी पीरियड को जब चेंजेस लाए सोसाइटी में, उसे बोलते हैं इनलाइटमेंट का पीरियड। इनलाइटमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, नई चीज जागी सोसाइटी में। बिकॉज इट इम्बॉडीड द स्पिरिट ऑफ फ्रेंच फिलोसोफर ऑफ 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी मतलब 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था।
सो इसमें क्या थी, इसमें किसकी बात थी, ये पीरियड को क्यों बोलते हैं कि ये इनलाइटमेंट पीरियड है, क्योंकि इसी टाइम पे फ्रेंच के लोग परेशान थे, नए आइडियाज़ आए और उस टाइम की सोसाइटी को चेंज करने के लिए भी ज़रूरी थे, और उस पीरियड को इसीलिए पूरा का पूरा पीरियड को बोल दें इनलाइटमेंट पीरियड। अच्छा, इनलाइटमेंट जो फ्रांस में था वो अलग टाइम पे आया, यूरोप में हर जगह हर एक कंट्री में अलग अलग टाइम पे आया, लेकिन पहुंचा हर जगह, इसका इफेक्ट इनलाइटमेंट का हर एक सोसाइटी में पहुंचा है। इनलाइटमेंट अब आप समझ चुके हैं कि दुनिया क्या होगी, नया उजाला देखी, इनलाइटन हो गई। मतलब समझ रहे हैं, समझे आपका घर दिए से जल रहा था पहले, अब आपने ट्यूबलाइट लगा दी, पूरा ज़्यादा लाइट आपके घर में है, तो इनलाइट से लेना देना नहीं है, सिर्फ इनलाइटमेंट मतलब क्या, एक नई ज्योत दिखाई सोसाइटी को। सो दैट्स एन इनलाइटमेंट का पीरियड। और इसके बेसिक्स में जा सकते हैं हम लोग कि क्या क्या बोलते हैं किस किस को इनलाइटमेंट, लेकिन वो मैं अभी नहीं, जब आगे आएगा तब बताऊंगा। इनलाइटमेंट पीरियड मार्क द रेडिकल चेंज, रेडिकल मतलब बहुत ज़्यादा तेज और इंपॉर्टेंट, क्या, बहुत डीप, तेज और इंपॉर्टेंट चेंजेस फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंकिंग। ट्रेडिशनल थिंकिंग मतलब जो पुरानी सोच थी, टू न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड लुकिंग एट दी रियलिटी। क्योंकि रियलिटी क्यों, क्योंकि उसके पहले मालूम है जब फ्रेंच में एक दबदबा क्यों था राजा का, क्योंकि उस टाइम पे चर्च बहुत खराब काम कर रहा था, चर्च पैसा लूटा जा रहा था, तो लोग क्या, और चर्च अब कोई आवाज़ उठा तो चर्च क्या करता है, बीच रास्ते में उनका जो या राजा या चर्च उनका बीच रास्ते में कत्ल करवा देते थे, तो कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था। तो इसके लिए क्या रियलिटी क्या है, जैसे कि हर एक कर्म जो, अगर मैं बर्थ से अगर समझो कुछ, मैं बर्थ से डिसाइड होता हूँ कि मैं क्या बनने वाला, मेरे कर्म से डिसाइड नहीं होता है, तो ये सब काम चर्च का था। सो इसलिए वर्ल्ड की जो भी चीज़ होती थी वो लोग बोलते थे भगवान कर रहे हैं ये सब चीज़, तो लोगों का रियलिटी में विश्वास नहीं होता। लेकिन जैसे इनलाइटमेंट आया और इनसेंस आया, लोगों का रियलिटी में बिलीफ आने लगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वैसा काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो ज़्यादा हम लोग को फल मिलेंगे। इंडिविजुअल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, लाइफ की हर एक चीज़ को वो लोग क्वेश्चन करने लगे कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं है कि भाई बर्थ से सब कुछ है। अच्छा, औरतों का रोल क्यों कम है सोसाइटी में, ये नहीं कि वो जन्म से लेडीज़ हैं इसलिए, कुछ तो उनकी सोसाइटी में फ्रेंच लोगों ने या चर्च में लोगों ने दबाया है, हमको औरतों को इक्वालिटी देनी पड़ेगी, बराबरी देनी पड़ेगी। साइंटिफिक एंड रैशनल थिंकिंग रिमेन्ड द प्रोमिनेंट वे ऑफ लाइफ। रैशनल मतलब क्या, तर्क संगत, कि तर्क वाली बात है, ठीक है। तो इसमें तर्क कैसे है भाई, देखिए अगर कोई अगर भूखा है तो आप उसे खाना दोगे ना, सिंपल सी बात है। आप उसको जाके पैरासीटामॉल की गोली थोड़ी दोगे कि जाओ पैरासीटामॉल जाओ खा लो, आपके पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। सो ये क्या बात हो गई। और इसी तरह से बोलना तुम भूखे हो क्योंकि तुम्हारा बर्थ है वो छोटे कम्युनिटी में हुआ है, इसलिए तुम्हें भूखे रहने का ही अधिकार मिला है। तो ये सब फालतू की चीज़ें, सिंपल उसको मेहनत करके खाना खाना है और उसको जरिया भी मिलना चाहिए। तो ये सब हर एक चीज़ में साइंटिफिक और रैशनल तर्क संगत बातें होने लगी। द न्यू आउटलुक डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉमर्शियल रिवोल्यूशन। कॉमर्शियल रिवोल्यूशन मतलब क्या, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में क्या होगा, पहले चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी, अब मशीन आ गई। अब पहले जो था हीट्स के थ्रू चलाते थे, हीट से हर चीज़ काम होती थी, अब इलेक्ट्रिसिटी से काम होने लगा था। तो ये सब चेंजेस आने लगे। अब क्या, इससे लोगों को पैसा मिल रहा था, जॉब मिल रहा था, पगार मिल रहा था, तो पगार मिलने के बाद भी उनको बहुत सारा पढ़ने का मौका मिला। अब पढ़ने का मौका मिला तो वो लोग को दुनियादारी के बारे में पता चला और मालूम पड़ा कि अरे बाप रे, हमको तो चर्च वाले कई दिन से येड़ा बना रहे हैं। तो ये सब में ये सब का मिला जुला। अच्छा, रिवोल्यूशन जब भी हम पढ़ाते हैं तो हमको एक दिक्कत क्या आती है कि सब लोग बोलते हैं क्या फैक्टर है जो रिवोल्यूशन लाए। रिवोल्यूशन खुद में इतना बड़ा होता है कि इसको एक नहीं कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से जैसे बताया सोसाइटी की कंडीशन मैंने बोला, उसी टाइम पे लोगों को दबाया जा रहा था, उसी टाइम पे कुछ लोग पढ़ रहे थे, फिर जॉब मिल रहा था, फिर कुछ लोग जॉब के बाद कुछ टाइम निकाल रहे थे अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, फिर उस टाइम पे औरतें भी अपना नाम आवाज़ उठाने लगी क्योंकि वो भी त्रासद हो चुकी थी। चर्च अपने ज़्यादा पोजीशन को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था, राजा अपना पैसा बहुत फिजूल खर्चा कर रहा था, हर जगह लड़ाई कर रहा था और टैक्सेस बढ़ाया जा रहा था, लैंड सबसे ज़्यादा चर्च का, बहुत सारे रीजन्स थे उसमें, ठीक है। द साइंटिफिक रिवोल्यूशन, इसी के साथ क्या साइंस भी होगा ना, क्योंकि मशीन बनाएंगे तो साइंस तो लगेगा ही। ये सब तो साइंस के लिए क्या चाहिए, पैसा। पैसा कहाँ से मिल रहा था, ये जो जॉब कर रहे थे ना उससे पैसा आएगा, सबका सब टैक्स लगेगा। तो इसी तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। बस आप ये बात जान जाओगे फिर आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कोई एक फैक्टर नहीं है कि अकेला, सब फैक्टर बहुत सारे और सब जुड़े हुए हैं। crystallized during the industrial and French Revolution which gave birth to discipline of
सोशियोलॉजी। तो ये सब चेंजेस कहाँ की बता रहा हूँ मैं, सोसाइटी के चेंजेस बता रहा हूँ ना। तो सोसाइटी के चेंजेस को पढ़ने के लिए सोशियोलॉजी तो पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले हम लोग पहले देख लेते हैं इनलाइटमेंट है क्या, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इनलाइटमेंट। द पीरियड, ये समय, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना मॉडर्न पीरियड, तो ये क्या है, कई वर्षों का एक समय है, कई साल को मिला के एक मॉडर्न पीरियड बोलते हैं। ऑफ यूरोपियन थॉट, थॉट मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग विचार कर रहे थे, विच इज इक्वेटेड विथ एन एम्फेसिस ऑन रीजन, एक्सपीरियंस, चैलेंज टू रिलीजियस एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसमें क्या था, इस पीरियड के दौरान लोग हर चीज में रीजन ढूंढने लगे। आप मुझसे भी कमेंट सेक्शन में रीजन ढूंढिए, अगर मैं या कोई भी वीडियो लेक्चर हम लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम लोग रीजन नहीं दे पा रहे हैं आपके क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होते, क्वेश्चन पूछने का एक तरीका सही होना चाहिए, और दूसरी चीज़ टाइमिंग सही होनी चाहिए। मतलब हम पहुँचे बैठे हैं हिस्ट्री क्लास में और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई बताओ बायोलॉजी में कैसे होता है सब, तो भाई ये समय अलग है, माहौल अलग है, तो टाइम एंड प्लेस देख के क्वेश्चन पूछना चाहिए, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। सो इंटेंशन मैटर करता है, टाइम प्लेस और उसके बाद इंटेंशन। आप किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हो या बेइज्जत करना चाह रहे हो तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ी है, फिर तो कुछ और चीज़ हो गया, एरोगेंस हो गया, वो ईगो हो गया वो। तो हर चीज क्या करने लगे वो लोग, रीजन करने लगे। आपको रीजन करना चाहिए, आज की सोसाइटी हमारी रीजनिंग कर नहीं रही है। जो पॉलिटिकल पार्टीज हमारे बोलते हैं हम अंधाधुंध फॉलो करना शुरू करते हैं। कोई बाजू का दोस्त कुछ बोल दिया, यूट्यूब पे किसी ने कुछ बोल दिया, मीडिया पे किसी ने कुछ बोल दिया, नहीं, आपको हम हर एक काम का, चाहे मीडिया हो या कोई भी एजुकेशन का सब्जेक्ट हो, वो आपको रीजनिंग पे आपको सिर्फ तथ्य बता के छोड़ देना चाहिए, बाकी आप लोग खोजो अपने से। ऐसा होता है, ये काम है, सच बता रहा हूँ मैं। लेकिन आप लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मार्क्स पाने के लिए। ये ठीक है, ये भी करना है, सोसाइटी में आपको अपनी अहमियत जमानी है, लेकिन रीजन करते रहिए। और क्या हुआ, रिलीजियस लीडर्स को क्या करने, चैलेंज करने लगे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, क्यों भगवान से क्यों, भाई तुम पैसा मजे मारे जा रहे हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, जिसको देखो उसको रोड पे कटवाई, ऐसे थोड़ी होता है। हम मेहनत भी करें, टैक्स भी दें, और उसके बाद हम उनको कुछ पूछेंगे भाई टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा था, तो उनको मार डालोगे, ये क्या बात हुई। एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब जो वहाँ पे चर्च था उनकी अथॉरिटी थी, राजा थे उनकी अथॉरिटी थी, क्लर्जी मतलब जैसे कि पंडित लोग वहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज वो जो थे उनका अथॉरिटी था, तो ये सब। और वहाँ पे से सेक्युलर, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म को जगह मिलेगी, सब रिलीजन को। लिबरल मतलब खुले, फ्रीडम, जो कपड़ा पहनना है पहनिए, जो आपको बोलना है बोले, लेकिन ये सब लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे वो बोलना शुरू कर दें, मतलब गाली भी बक दें किसी को अशब्द भी बोल दें, ऐसा थोड़ी होता है, लिमिटेड। लेकिन जो आपको और सामने वाले दोनों को रेस करे, ऐसे खुले शब्द बोलने चाहिए। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब जहाँ पे कौन राजा है, पब्लिक, पब्लिक वोट वोट करके राजा बनती है अपने आप, वो चुनती है कि किनको हमके आगे भेजना है। इंटेलेक्चुअल फोर्सेस, इंटेलेक्चुअल मतलब पढ़े लिखे लोगों का जो मिला जुला परिवार था, ये सब चीज़ जो कर रहे थे, तो उनको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल फोर्सेस ऑफ दिस पीरियड प्रोड्यूस पॉजिटिव, लॉजिकल, रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। दे ऑल्सो एम्फेसाइज्ड कैजुअल रिलेशन, फोकस ऑन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो जैसे भूख वाला मैंने बताया ना, कॉज क्या है उसका इफेक्ट क्या है, तो उसी हिसाब से दवाई दोगे ना। अमंग द इंटेलेक्चुअल्स वी कैन मेंशन थॉमस हॉब्स, जॉन लोके, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है गाइस, प्लीज इनके नाम रट लीजिए। रूसो, मोंटेस्क्यू, फ्रांसिस बेकन, सिजारो, मैशियावेली और मेनी मोर। रूसो का नाम, लॉके का नाम, हुब्स का नाम और मोंटेस्क्यू का नाम आप लोग कई बार सुनोगे। मैं चाहता हूं कि आप लोग अलर्ट रहो, एटलीस्ट नाम के साथ अलर्ट रहो कि हाँ कहीं तो पढ़ा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये लोग का रोल था। द इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ, इकोनॉमिक्स में लाएगा, इकोनॉमिक चेंज लाएगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहाँ चेंज लाएगा, सोसाइटी में, प्लस पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल मतलब राजा को हटा के अब डेमोक्रेसी, लोग वोट करेंगे, सो दो जगह में लाता है, ठीक है, दोनों के अलग अलग इंपैक्ट थे। चैलेंज द सेंट्रल फीचर ऑफ द ओल्ड यूरोप, सेंट्रल फीचर मतलब क्या, सेंट्रल फीचर उनका ये था कि राजा और चर्च सबसे ज़्यादा पावरफुल है, ये सेंट्रल फीचर था, मतलब सबसे जो बेसिक आइडिया था कि राजा सब कुछ संभाला। अच्छा आपको बताता हूँ मोनार्की का सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, एक सेकेंड, मोनार्की का सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, ये एक इंसान पे चलती है जनरली, एक इंसान पे। समझिए ये एबल राजा है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, इसके सब सेंसेस अच्छे हैं,
ये बहुत कैपेबल है, मस्कुलर है, सब कुछ हर चीज़ बहुत बैलेंस है, तो ये अच्छा राजा बन जाएगा, सेकुलर है अपने सोच में। लेकिन इसके बाद का अगर इसका बेटा थोड़ा सा कम दिमाग निकला तो पूरा का पूरा जो कंट्री था वो सफ़र करता था। इसके डिसीजन की वजह से पूरी कंट्री सफ़र करती थी। अब क्या, डेमोक्रेसी में हमने कई लोग भेजे हैं, कई लोग मिल के डिसीजन लेते हैं। अब ये कई लोग मिल के भी कुछ काम के नहीं होते अगर ये लोग सही ना करें। तो वही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोला था, जो भी गवर्नमेंट हो, चाहे मोनार्क हो, चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट हो, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चाहे या तो हम लोग ले लें कि कहीं एनार्की ही है, कहीं कोई गवर्नमेंट नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी हो, लेकिन लोगों का भला होना चाहिए। या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, लोगों का भला होना चाहिए। डेमोक्रेसी का नाम का सिर्फ ना आपको ये बोलते हैं ना, गुलाब जामुन नहीं खाना चाहिए कि हाँ डेमोक्रेसी तो हमेशा अच्छा होगा, नहीं, लोगों का भला होना चाहिए। सो क्लासेस वेयर रिकॉग्नाइज, क्लासेस मतलब वहाँ पे 3 क्लास थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास सिटीजन्स थे। थर्ड क्लास में उसमें जो फार्मर्स और वो थे, फर्स्ट क्लास में उनके जो थिंकर्स थे, क्लर्जी थे, वो सब आते थे, ठीक है। एंड ओल्ड क्लासेस वेयर ओवरथ्रोन एंड न्यू क्लासेस केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये इनको राजा और बोलते ना कि फर्स्ट लाइक इनको सबको हटा दिया, अब वर्किंग क्लास और ये सब लोग को ज़्यादा अहमियत, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा अहमियत मिलेगी, इनको उखाड़ फेंकेंगे और नया सिस्टम लाएंगे। हमारे इंडिया में हम कर ही नहीं पा रहे, हमारे यहाँ पे कास्ट इतना ज़्यादा डीप है कि इसको हटा ही नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने बुक लिखी थी कास्ट एनिहिलेशन की। रिलीजन वॉज क्वेश्चन एंड लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंट पोजीशन। तो रिलीजन तो सब लोग क्वेश्चन कर, जैसे मैं बहुत एग्जांपल दे चुका हूँ। फैमिली स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़ वेयर चेंजिंग, फैमिली का स्ट्रक्चर, जैसे वुमेन को भी रोल मिल रहा था, वो भी घर से बाहर जा रही थी, ये सब काम भी हो रहा था। वैल्यूज़ उनके धीरे धीरे चेंज होंगे, जैसे कि लॉयल्टी होनी चाहिए, सेकुलर, हमको दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए, भाईचारा, फ्रैटर्निटी होनी चाहिए। द पोजीशन ऑफ वुमेन, देखिए मैं कब से बोल रहा हूँ, ऑल्सो स्टार्टेड चेंजिंग। मोनार्की वॉज ओवरथ्रोन एंड डेमोक्रेसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। रिलीजन, कम्युनिटी, पावर, wealth, the concept of society took a new form. wealth जो राजा के पास था अब वो लोगों के पास जाने लगा था। कम्युनिटी कैसी थी, जो सिर्फ हमको लगती थी कि ज़्यादा टैक्स भर रही, अपने में झगड़ा करती थी, अब उनको पता चला नहीं, हम टैक्स दे रहे हैं, मेहनत करेंगे, पैसा मिलेगा तो हम देश को अच्छे से चला सकते हैं। हियर ऑनवर्ड, एक सेकेंड, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अ डिफरेंट कंडीशन अंडर विच सोशियोलॉजी इमर्ज। तो ये सब देखिए, ये सब बात है सोसाइटी से रिलेटेड, और उसी के वजह से आएगा जब पता चलेगा कि अरे ये सब बात तो लोगों से जुड़ी हुई है, सोसाइटी से जुड़ी हुई है। क्यों इनलाइटमेंट इंडिया में नहीं आया, क्यों रिनेसेंस इंडिया में नहीं आया, क्यों रिवोल्यूशन इंडिया में नहीं आया, अफ्रीका में क्यों नहीं आया? सोसाइटी अलग अलग है, इसलिए उसकी पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। द सोशल कंडीशन, कॉमर्शियल, साइंटिफिक रिवोल्यूशंस, द इंटेलेक्चुअल फोर्सेज, इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच all had tremendous impact for radical changes in the Europe, which resulted in emergence of sociology, the favorite subject of all of you. So factors that influence the emergence of sociology. तो क्यों लोगों ने सोचा कि हमको सोसाइटी की पढ़ाई करनी चाहिए, ये है नेक्स्ट फैक्टर। तो इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, कमेंट करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर भी करना। तो गाइस, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।